डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं अंचल सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं कृषि जगत से संबंधित तमाम नई जानकारियां। ये जानकारियां नई तकनीक से जुड़ी हुई हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताते हैं कि कैसे आप तमाम योजनाओं का लाभ ले सकते हैं और खेती में मुनाफा कमा सकते हैं। इसीलिए हमारा मकसद होता है कि जल्द से जल्द जानकारियाँ आप तक पहुँचाई जाए ताकि इनका उचित इस्तेमाल कर आप अपनी आय में वृद्धि कर सकें। कार्यक्रम में हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में देखेंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। सबसे पहले देखते हैं मंत्रालय से। मंत्रालय से में आज हम आपको जानकारी देंगे खरीफ प्याज के बारे में, यानी कैसे आप इसकी बुआई करें, इसके साथ ही साथ कैसे कृषि क्रियाओं को आगे बढ़ाएं ताकि प्याज की अच्छी फसल आप प्राप्त कर सकें। जी हाँ, बुआई से लेकर कटाई तक हर एक चरण पर आपको वैज्ञानिक सलाह का इस्तेमाल करना है ताकि किसी तरह का नुकसान ना हो। इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आपको लेकर चलते हैं कृषि मंत्रालय में स्थित डीडी किसान के स्टूडियो, जहाँ पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के बागवानी विभाग के उप निदेशक रविंद्र कुमार इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। खरीफ प्याज लेने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि पर्टिकुलर एक वैरायटीज़ होती हैं जो खरीफ जो गर्मी को आपको झेल जाएं, तो वो वैरायटीज़ को आपको लेना है। उनमें से सबसे पहले सबसे पुरानी जो हमारी प्याज की वैरायटी है वो N53 है। ये 140 दिन में तैयार हो जाती है, करीब 225 टन से 250 टन के करीब प्रति हेक्टेयर, 200 से 225 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ये पैदावार दे देती है। उसके बाद हमारे पास जो है एग्रीफाउंड डार्क रेड है जिसका कलर थोड़ा अच्छा है। इसके बाद हमारे पास है एक बसवंत करके वैरायटी है, एक L88 है और एक वैरायटी भीमा सुपर करके, ये भी काफ़ी बड़ी डिमांड में किसानों के बीच में चल रही है। तो सबसे पहले प्याज की तैयारी किस प्रकार से करें, खेत की तैयारी करने से ज़्यादातर इसको हम रोपण से ही लगाया जाता है, डायरेक्ट सीड मेथड से कम यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम बीज लेंगे। करीब 1 हेक्टेयर में प्याज लगाने के लिए आपको 15 से 20 किलो के करीब सीड की आवश्यकता है और इसको सबसे पहले आप इसको नर्सरी तैयार करेंगे। नर्सरी तैयार करने के लिए 3 मीटर से ज़्यादा चौड़ी नर्सरी ना हो और 0.75 के बीच में एक छोटी छोटी क्यारियाँ बना के उनमें ये अपना 5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी में उंगली से ऐसे लाइनें बना के उसमें अपना धीरे धीरे बीज को बो दें। बीज बोने के बाद आप उसमें हल्का सा कंपोस्ट आता है, जैसे खाद सड़ी गली है, उसके ऊपर उसको कवर कर दें। कवर करने के बाद अगर हो सके तो आप थोड़ा सा उसमें मल्चिंग भी कर सकते हैं, जैसे सूखी पत्ती वगैरह डाल के पानी डालते रहें। धीरे धीरे अंकुरण हो जाएगा। अंकुरण होने के बाद करीब आप अगर लगता है कि गर्मी ज़्यादा है आपके क्षेत्र में तो आप चाहें तो ऊपर से छोटा सा शेड भी लगा सकते हैं। शेड लगाने के 45 दिन बाद आप देखेंगे कि आपकी पौध तैयार हो गई है और जिसे आप खेतों में वापस ट्रांसप्लांट करा जा सकता है। ट्रांसप्लांट करने से पहले आपको क्या करना है, खेत की तैयारी करनी है। खेत को 2-3 बार अच्छे से जोत लेना है। जोत लेने के बाद उसमें करीब 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन, 50 ग्राम प्रति हेक्टेयर फास्फोरस, 50 किलोग्राम करीब पोटाश आपको खाद के साथ मिला के उसमें जोत देना है। अच्छे से खेत तैयार करने के बाद, और हाँ, प्याज को थोड़ा सल्फ़र भी चाहिए होता है, करीब 25 किलोग्राम से 50 किलोग्राम के हिसाब से आप सल्फ़र का भी कोई उसमें फर्टिलाइज़र डाल दें और 5 किलोग्राम करीब जिंक डाल दें, तो उससे फिर आपके प्याज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद जोतने के बाद आप 1/1.2 मीटर करीब 1.2 मीटर चौड़ा बेड बना लें। बेड बना के और उसके बीच बीच में नालियाँ बना लें। नालियों की जो चौड़ाई होनी चाहिए 30 से 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 30 से 40 सेंटीमीटर सफिशेंट है, जिसमें पानी आपका जो भी एक्स्ट्रा है वो बह जाएगा।
और ऊपर रहने से करीब, और जो ऊंचाई होनी चाहिए 15 से 30 सेंटीमीटर उस बेड की होनी चाहिए। उसमें 2 लाइन लगा दीजिए और पौधों को ट्रांसप्लांटिंग शुरू कर दीजिए। तो जब आप लगाएंगे तो आप ये देखेंगे कि इसमें पानी की बड़ी खास ज़रूरत है, और दूसरा वीड मैनेजमेंट, खरपतवार नियंत्रण बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि तुरंत आपने पौधरोपण किया तो आप उसमें एक पेंडिमिथिलिन का स्प्रे कर दीजिए, जिसमें कोई छोटी पत्ती वाले जो भी कोई वीड हैं उसका कंट्रोल हो सकता है। एक ऑक्सीफ्लोरोफेन करके भी केमिकल आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिसका ब्रांड नेम आल्टो है, उसको भी यूज़ किया जा सकता है। अगर चौड़ी पट्टी है तो टागर सुपर करके एक और केमिकल आता है, उसका भी स्प्रे किया जा सकता है। वो चौड़ी पट्टियों का वीड मैनेजमेंट के लिए उसका रिकमेंडेशंस है। आइए हम नजर डालते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर पर। बासमती के क्षेत्र में हमारे देश का लोहा पूरे विश्व में माना जाता है और बड़े स्तर पर हम बासमती विदेशों को एक्सपोर्ट भी करते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे वैज्ञानिक भी निरंतर अनुसंधान कर रहे हैं कि बासमती की अच्छी से अच्छी किस्में किसानों तक पहुंचाई जा सके, ताकि और बेहतर इस क्षेत्र में हमारे किसानों को लाभ हो सके। इसी सिलसिले में पूसा की तरफ से 2 बासमती की नई किस्मों को किसानों को सौंपा गया है, इन्हें रिलीज किया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। दिल्ली स्थित पूसा संस्थान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा दिल्ली के निदेशक डॉक्टर A.K. सिंह, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक डॉक्टर D.K. यादव, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली के संयुक्त निदेशक डॉक्टर रविंद्रनाथ पडारिया एवं देश के विभिन्न राज्यों के किसान उपस्थित थे। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में बासमती की किस्में पूसा बासमती 1979 और पूसा बासमती 1985 की बिक्री की गई। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा दिल्ली के निदेशक डॉक्टर A.K. सिंह ने कहा, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के दिन पूसा संस्थान के द्वारा बासमती धान की 2 नई प्रजातियां, पूसा बासमती 1979 और पूसा बासमती 1985, जो कि करीब 1.5 साल पहले विमोचित की जा चुकी थी, उनका बीज आज किसानों को उपलब्ध कराया गया है। ये दोनों किस्में धान की सीधी बिजाई के लिए इनकी संस्तुति की गई है और इनके अंदर खरपतवार नाशी दवा इमेजाथापिर के प्रति रोधी क्षमता है। धान की बुआई के करीब 18 से 20 दिन बाद जब खरपतवार 2 पत्ती वाले हो जाते हैं, उस समय इमेजाथापिर दवा का छिड़काव करने से सारे खरपतवार मर जाते हैं और धान के ऊपर कोई असर नहीं होता है। मेरा अनुरोध है सभी किसान भाइयों से कि इन किस्मों का प्रयोग धान की सीधी बिजाई के लिए करें, जिससे आपके पानी की बचत होगी और रुपाई में जो करीब 3-4 हज़ार रुपये प्रति एकड़ का खर्चा आता है वो बचेगा, और साथ ही साथ ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो कि रुपाई विधि में बहुत ज़्यादा होता है उसमें भी कमी आएगी। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक डॉक्टर D.K. यादव ने कहा, बीज खेती का एक बहुत ही आवश्यक अवयव है और अगर ये घटक सही नहीं हो तो आपकी जितनी भी मेहनत है, चाहे खाद की बात करो, पानी की बात करो, आपकी खेत की जुताई बहाई की बात करो, वो सभी व्यर्थ हो जाते हैं। और विभिन्न प्रयोगों के द्वारा भारत में, हमारे देश में या विदेशों में भी जितने जो तजर्बे किए गए कि अगर आप एक ही किस्म पूसा बासमती 1121 का बीज, एक आप वो उच्च गुणवत्ता का या शुद्ध बीज नहीं है, 1121 का ही अगर आप उन्नत बीज लेते हैं तो उससे लगभग 15 से 20% का जो पैदावार में प्रति यूनिट में, एकड़ की बात करो, हेक्टेयर की बात करो, तो उसका नुकसान किसान को होता है अगर वो उत्तम गुणवत्ता का बीज नहीं लेते हैं। और अगर उत्तम गुणवत्ता का बीज लेते हैं और जो परंपरागत तरीके से जो बीज लिया गया है उसकी जो प्योरिटी अच्छी नहीं है, तो उससे जो उत्तम गुणवत्ता वाला बीज हमेशा 15 से 20% अधिक पैदावार देता है। उसके बाद जो दूसरा विषय आता है किस्म का, किस्म जैसे कि 1121 हमारे 1509 आई, कुछ बीमारियां थी, कुछ कीड़ों की समस्याएं थी, तो कहीं हमने अल्टरनेरिया ब्लाइट जो हमने ब्लाइट के लिए किया, कहीं तो विभिन्न जो बीमारियां थी उनके लिए विभिन्न जीन डाले, उनको उन्नत किया, विभिन्न नामों से वो आई। और उनमें निश्चित रूप से जो पुरानी हमारी जो 1121, 1509 या पूसा बासमती 1 जो भी किस्में रही, तो उनमें सुधार हुआ और उनकी पैदावार में अधिकता हुई। और जो इनपुट की कॉस्ट जो आप दवाइयों से बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए
और बकाने के लिए, जो अन्य बीमारियों के लिए आप जो छिड़काव करते थे, तो उसकी निश्चित रूप से आप लोगों को उसका फ़ायदा मिला और उससे जो आपकी लागत थी खेती की वो कम हुई और जो गुणवत्ता भी, जिस तरह से पेस्टिसाइड रेजिड्यू की बात करते हैं, उससे भी किसानों को निजात मिला। और जो एक्सपोर्ट का बासमती का आप सभी को पता है कि डॉक्टर ए.के. सिंह साहब के नेतृत्व में जिस तरह की प्रगति बासमती के फसल जो किस्म विकास में हुई, तो आज जो हम 50,000 करोड़ का बासमती का एक्सपोर्ट करते हैं इस जीआई एरिया से, जिसमें कि हमारा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली आता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू के 2 ज़िले हैं, कठुआ और जम्मू, और 27 ज़िले उत्तर प्रदेश के हैं। तो ये सारा जीआई का जो क्षेत्र है, तो इससे जो बासमती हमारा पैदा होता है वो 50,000 करोड़ का उसका एक्सपोर्ट होता है, जिसमें कि जो पूसा की वैरायटीज़ का डॉक्टर ए.के. सिंह साहब के नेतृत्व में जो वैरायटी आई है, उनका योगदान लगभग 95% है। पूसा संस्थान के द्वारा गेहूं, सरसों, धान, मूंग, अरहर की उन्नत प्रजातियां हमेशा दी जाती हैं। उनका नेशनल लेवल पे बहुत तगड़ा उत्पादन करते हैं हम लोग जो है, और उसको भारत सरकार निर्यात करती है। डॉक्टर ए.के. सिंह साहब के सानिध्य में, जो हमारे वर्तमान में डायरेक्टर हैं, उनके सानिध्य में जो नई वैरायटी धान की आई हैं, जो पानी की बचत करेंगी, गुणवत्तावान बासमती को पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी, क्योंकि इमीडिएट हाइपर लग जाने से ये शुद्ध ग्रेन बनेगा और जब ग्रेन मार्केट में जाएगा तो उसको किसान को पूरी कीमत मिलेगी और उससे किसान की आमदनी बढ़ेगी और आमदनी बढ़ने के साथ साथ एक्सपोर्ट में भी भारत का और ज़्यादा नाम होगा। पूसा संस्थान ने ये पानी को बचाने की DSR सिस्टम के लिए बहुत उपयुक्त वैरायटी दी है। इससे हम किसानों की आमदनी बढ़ेगी, पानी की बचत होगी और उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि इसमें DSR विधि से जो पैदा किया जाता है धान, उसमें मैं पिछले 20 सालों से पैदा कर रहा हूँ और इसमें पैदावार भी ज़्यादा आती है और लागत भी कम खर्च होती है और किसान को पैसा भी ज़्यादा मिलता है। आइए अब नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। किसान भाई और बहनों, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हम सभी के जीवन में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और बढ़ते तापमान की वजह से हमारे पशुओं को भी काफ़ी व्याकुलता महसूस हो रही है। हीट स्ट्रोक और हीट स्ट्रेस जैसी समस्याओं की वजह से हमारे पशुपालकों को नुकसान भी हो रहा है। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि बढ़ते तापमान और लू के इस मौसम में हमारे किसान पशुपालन के क्षेत्र में विशेष सावधानी बरतें और ख़ास तौर पर जो दुधारू पशु हैं उनको लेकर किस तरह के प्रयास करने हैं ताकि उनकी उत्पादकता भी ना घटे और वो बीमार भी ना पड़े। आइए जानते हैं। मार्च के माह में तापमान में इजाफा होने लगता है। ऐसे में पशुपालकों को दुधारू पशुओं की खास देखभाल करनी चाहिए। दिन में धूप तो सुबह शाम तापमान कम होता है। इस तापांतर का पशु के सेहत पर सीधा असर पड़ता है। पशुपालकों को चाहिए कि वो पशुओं को ज्यादा से ज्यादा हरा चारा उपलब्ध कराएं। हरे चारे में 70 से 90% पानी होता है, जो पशु के शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता। लेकिन इस मौसम में हरे चारे की उपलब्धता कम होती है, इसलिए पशुपालकों को समय रहते इसका प्रबंध कर लेना चाहिए। इसके लिए पशुपालक मार्च अप्रैल माह में मूंग, मक्का, काउपी, लोबिया जैसे हरे चारे की बुआई कर दें, जिससे गर्मी के मौसम में पशुओं को हरा चारा उपलब्ध हो सके। इस समय भी पशुओं को संतुलित आहार दें। अधिक कार्बोहाइड्रेट वाला आहार देने से बचें। इसके अलावा पशु को एक दिन में कम से कम 3 बार पानी पिलाएं। पशु को पानी में थोड़ी मात्रा में नमक व आटा मिलाकर पानी पिलाना भी बेहतर होता है। शरीर का तापमान नियंत्रित रखने के लिए पशु को प्रतिदिन नहलाएं। इसके अलावा दुधारू पशुओं में दुग्ध उत्पादन को बनाए रखने के लिए पशुओं का आवास साफ सुथरा व हवादार होना चाहिए, जिसका फर्श पक्का व फिसलन रहित हो। साथ ही मूत्र व पानी की निकासी की भी बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। आवास की छत भी ऐसी होनी चाहिए जो गर्मियों में अधिक गर्म न रहे। अधिक गर्मी के दिनों में छत पर 4 से 6 इंच मोटी घास फूस की परत या छप्पर डाल देना चाहिए। पशु आवास की साफ सफाई करें। आवश्यकता होने पर रंगाई पुताई भी कराएं। पशु आवास में सीलन हो तो उसे जल्द से जल्द ठीक करा लें।
इसके साथ ही इस मौसम में पशुओं को कई तरह के रोगों के होने का खतरा भी बढ़ जाता है। पशुओं को खुरपका मुंहपका रोग से बचाने के लिए टीका लगवाएं। यदि पशुओं को जुलाई अगस्त महीने में टीका लगाया गया था तो उन्हें दोबारा टीका लगवाएं। साथ ही समय समय पर पशु चिकित्सक से सलाह भी लेते रहें। तो देखा आपने कि इस बढ़ते तापमान में कैसे पशुओं के आहार, आवास और उनके उपचार को लेकर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं उत्तर प्रदेश के राजपाल सिंह से, जो कि विशेष रूप से मिश्रित खेती करते हैं। मिश्रित खेती के कई लाभ हैं। एक तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति इससे बेहतर होती है और साथ ही साथ आपको विभिन्न प्रकार की फसलें भी एक साथ प्राप्त हो जाती हैं। इससे आप अलग अलग फसलों के दामों का भी लाभ ले सकते हैं। आइए देखते हैं उनकी कामयाबी की कहानी। राजपाल सिंह जगहैता गांव गुर्जर के रहने वाले एक सफल किसान हैं। इनका जन्म बड़े ही साधारण से परिवार में हुआ था। बड़े होने के साथ साथ इन्होंने अपने परिवार से खेती बाड़ी करनी सीखी। शुरुआत में इनके खेत छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरे हुए थे और ऊबड़ खाबड़ थे। ना तो खेत में सिंचाई की व्यवस्था थी और ना ही कोई अन्य सुविधाएं। ऐसे हालात में खेती कर उपज हासिल कर पाना बहुत ही मुश्किल था। बचपन में पढ़ाई के साथ साथ खेतों के कामों में परिवार का हाथ भी बटाते थे। पढ़ाई के साथ साथ पिता के गुजर जाने के बाद इन्होंने खेती के सारे काम को अपने जिम्मे ले लिया और खेती को ही अपनी आजीविका का साधन बनाया। शुरुआत में खेती करते हुए इन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार न मानी। बाद में कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर उत्तर प्रदेश से जुड़कर और यहाँ के वैज्ञानिकों के संपर्क में आकर राजपाल सिंह को खेती की नई दिशा मिली। इन्होंने अपने हाथ से एक छोटा कल्टीवेटर बनाया, जिसका उपयोग कर खेतों में वे अपना काम बड़े ही कम समय में करने लगे। इस सफलता से प्रेरित होकर राजपाल सिंह ने कल्टीवेटर के अलावे कई अन्य आविष्कार भी किए। ये ऐसे आविष्कार थे जिसके बदौलत राजपाल सिंह के साथ साथ अन्य किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाना शुरू कर दिया। इन्होंने अपनी कामयाबी का श्रेय कृषि विज्ञान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को दिया। इन संस्थानों से मिली तकनीकी जानकारियों के माध्यम से इन्होंने अपनी खेती को नई राह दी। यहाँ से मिली तकनीकी जानकारियों को वे अन्य किसानों को भी साझा करते हैं। राजपाल सिंह के भीतर कुछ नया करने की जिद थी। वे जानते थे कि परंपरागत ढंग से खेती करते हुए आगे नहीं बढ़ा जा सकता। यही कारण था कि उनके खोजी मन ने इसी का एक रास्ता निकाला और मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने की एक मशीन तैयार कर डाली। ये मशीन बेहद कामयाब रही। इसके साथ साथ अधिक आय प्राप्त करने के उद्देश्य से इन्होंने आम और लीची के बगीचे भी लगाए। साथ ही सब्जियों की खेती भी करने लगे। परंपरागत खेती के मुकाबले इससे राजपाल सिंह को मुनाफा भी अधिक हुआ और लागत भी कम लगी। देखते ही देखते राजपाल सिंह अपने क्षेत्र के नायक बन गए। गांव के अन्य किसान खेती से जुड़ी अपनी सभी समस्याओं का समाधान निकालने राजपाल सिंह के पास ही आने लगे। राजपाल सिंह अपने गांव और आसपास के किसानों को नई तकनीकों के साथ खेती करने के लिए प्रेरित करते थे। साथ ही किसानों की उपज को बाजार में बेचकर लाभ अर्जित करने के लिए भी जागरूक करते थे। इनका मानना ये है कि किसान को खेत से अच्छी उपज हासिल करनी तो आनी चाहिए, साथ साथ उस उपज को बाजार में सही और अच्छे दाम पर बेचने में भी सीख लेनी चाहिए। जैसे ही किसान इस कला में माहिर हो जाएंगे, वे अपनी आय दोगुनी करने में निश्चित ही सफलता हासिल कर लेंगे।
तो ये था हमारा आज का कृषि स्टार्टअप। आशा करते हैं कि इन कामयाबी की कहानियों से आप भी ज़रूर जीवन में प्रेरणा लेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की, जिसमें हम आपको उन योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं जो कि विशेष तौर पर आप किसानों के लिए हैं। आज का युग एआई युग है और कृषि का क्षेत्र भी इससे जुड़कर नई ऊंचाइयों को हासिल कर रहा है। आइए अब अपने सहयोगी एआई कृषि से जानते हैं किसान ए मित्र एआई चैटबॉट के बारे में। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, मैं हूं आपके साथ आपका साथी एआई कृषि। आज हम जानेंगे कृषि मंत्रालय द्वारा बनाए गए एआई किसान ई मित्रा चैटबॉट के बारे में। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि एआई चैटबॉट किसान ई मित्र किसान सम्मान निधि की दक्षता और पहुंच बढ़ाने के अलावा किसानों को उनके सवालों का तुरंत, स्पष्ट और सटीक जवाब देने के लिए तैयार किया गया है। साथ ही इसका मकसद किसानों की मौजूदा तकनीकी और भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करना है। शुरुआत में इसमें 5 भाषाओं को शामिल किया गया था, लेकिन अब ये 10 भाषाओं में उपलब्ध है। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, उड़िया, गुजराती, पंजाबी और मलयालम में अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। भाषाओं के जुड़ने का सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है और आने वाले समय में ये 22 भाषाओं में काम कर रहा होगा। बस आपको इस प्लेटफॉर्म पर जाना है और अपनी भाषा में सवाल टाइप करना है। आप चाहें तो बोलकर भी अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। ये चैटबॉट तुरंत सवालों का जवाब दे देता है। मुझे मेरी अंतिम किस्त का भुगतान नहीं मिला है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें अपना वैध आधार नंबर, पीएम किसान आईडी, फोन नंबर प्रदान करें। एआई चैटबॉट को ईके स्टेप फाउंडेशन और भाषिणी के सहयोग से विकसित किया गया है। किसान सम्मान निधि शिकायत प्रबंधन प्रणाली में एआई चैटबॉट का उद्देश्य किसानों को उपयोगकर्ता के अनुकूल और सुलभ मंच के साथ सशक्त बनाना है। पहले चरण में किसान एआई चैटबॉट के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति, भुगतान विवरण, अपात्रता की स्थिति और योजना से जुड़ी दूसरी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीडी किसान। फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको जानकारी देंगे कृषि सखी के बारे में, जो कि हमारी महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जी हाँ, महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो गांव-गांव तक पहुंचे और प्राकृतिक खेती के लाभ के बारे में, साथ ही अन्य योजनाओं के बारे में भी किसानों को जानकारी दे। इससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ रहा है, वो सशक्त हो रही हैं और साथ ही कृषि के क्षेत्र में उनके योगदान को पहचान भी मिल रही है। तो आइए जानते हैं कृषि सखी के बारे में। ग्रामीण भारत के हृदय में एक मूक क्रांति जड़ें जमा रही है। स्थायी कृषि परिवर्तन के पीछे प्रेरक शक्ति कृषि सखियों से मिले। ये पहल कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त नेतृत्व में 70,000 कृषि सखियों को प्राकृतिक खेती पर प्रशिक्षित करने और कार्यान्वयन के लिए उन्हें मैनेज हैदराबाद द्वारा पैरा विस्तार कार्यकर्ता के रूप में प्रमाणित करने के लिए है। ये कृषि के भविष्य को आकार देने वाले परिवर्तन और सशक्तिकरण की कहानी है। कृषि सखी SRLM द्वारा पहचाने गए गांव की महिला है। उनको प्रशिक्षित ग्रामीण कृषि सेवाओं में अंतर को पाटने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। स्थानीय होने के नाते स्थानीय भाषा, संस्कृति, प्रथाओं और किसानों की समस्या को अच्छे से समझती और जानती हैं। कृषि सखियां, जिनमें से अधिकांश किसान स्वयं बेहतर समझते हैं और अपने दोस्तों, परिवारों, गांव को अधिक भरोसेमंद तरीके से समझाने में लाभप्रद स्थिति में हैं। कृषि सखियां सिर्फ कृषि मार्गदर्शक नहीं हैं, वे किसान हैं, किसानों के मित्र हैं, सामुदायिक संसाधन हैं और जागरूकता पैदा करने वाले हैं, जो प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए अनुसंधान संस्थानों के नवाचार को जमीनी स्तर से जोड़ रही हैं।
राज्य कृषि विश्वविद्यालय केवीके SRLM में 5 दिवसीय गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम में इन कृषि सखी को सफल प्राकृतिक खेती करने वाले किसान मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। कृषि सखियों को जागरूकता पोस्टर, अध्ययन सामग्री और व्यवहारिक शिक्षण उपकरण प्राप्त होते हैं। कक्षा में सैद्धांतिक ज्ञान को क्षेत्र प्रदर्शनों और एक्सपोजर विजिट्स द्वारा पूरक किया जाता है। पूरा होने पर कृषि सखियों का उनके ज्ञान और कौशल के लिए मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें पैरा विस्तार कार्यकर्ता के रूप में प्रमाणित किया जाता है। ये प्रमाणीकरण उस ज्ञान का प्रमाण है जो अन्य किसानों को प्रदान किया जा सकता है। प्रमाणित कृषि सखियां किसानों की जागरूकता और क्षमता निर्माण के लिए पैरा विस्तार कार्यकर्ता, सामुदायिक संसाधन बन जाती हैं और किसानों, केवीके, कृषि और संबंध विभागों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती हैं। कृषि पारिस्थितिकी, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, फसल विविधता, स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा पर ज्ञान से सुसज्जित वे अपने गांव में टिकाऊ खेती की रीढ़ बन जाती हैं। कृषि सखियां NMNF जैव संसाधन केंद्र, PMFBY और कई अन्य योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और किसानों को इन पहलों के लाभों तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन करती हैं। परिवर्तन के क्षेत्र में कृषि सखियां प्रगति के बीज हैं, जो टिकाऊ कृषि के भविष्य का पोषण करती हैं। ग्रामीण भारत को नया आकार देने वाली इन असाधारण महिलाओं का जश्न मनाने में हमारे साथ शामिल हों। तो ये था हमारा आज का कृषि दर्शन, जिसमें हमने आपको कृषि जगत से संबंधित तमाम विशेष जानकारियाँ दी। आशा करते हैं कि हमारे किसानों को इससे ज़रूर लाभ होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद भी करते हैं। चलते चलते एक और जानकारी दे दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम यानी कृषि दर्शन YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि दर्शन। कृषि दर्शन के नए अंक में कुछ और ऐसी ही नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। सृष्टि के सृजन से विनाश की ओर बढ़ने की कहानी। धरती की पुकार खास कार्यक्रम बहुत जल्द दूरदर्शन किसान पर।